किस्सा है महेश का। महेश ये कहानी बता रहे हैं तब की, जब ये छोटे होते थे और अपने गाँव के स्कूल में पढ़ते थे। इनके गाँव में 2 स्कूल थे। एक था प्राइमरी एजुकेशन का स्कूल, एक सेकेंडरी एजुकेशन का स्कूल। लेकिन कुछ समय से जो प्राइमरी एजुकेशन का स्कूल था, वो उसकी बिल्डिंग को खाली करा दिया गया था। एक तो उसकी हालत कुछ जर्जर थी और ऊपर से बड़े ही अजीब से तरीके से वहाँ पर काफ़ी देर से कंस्ट्रक्शन रिपेयरिंग चल रही थी, लेकिन ख़त्म नहीं हो पा रही थी। कोई ना कोई रुकावट आ जाती, कभी किसी मज़दूर को चोट लग जाती, कभी फंड्स की कमी आ जाती, कभी कुछ, कभी कुछ। ये गाँव के लिए काफ़ी हैरानी का सबब थी। और दूसरी तरफ जो स्कूल था बड़े बच्चों का, यहाँ पर इनकी क्लासेस लगनी शुरू हो गई। हालाँकि ये भी अब 9th क्लास में आ चुके थे। लेकिन जो छोटा स्कूल था, यानी कि प्राइमरी स्कूल था, वहाँ की एक ख़ास बात थी। वहाँ पर जो खेलने का ग्राउंड था काफ़ी बड़ा था और वहाँ पर एक पानी की टंकी बन रही थी, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई थी। जैसा मैंने कहा था कि रिपेयरिंग का कोई भी काम वहाँ पर कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा था, ख़ास तौर पे वो पानी की टंकी। वो पानी की टंकी को बनाने के लिए, उसकी नींव को करने के लिए काफ़ी नीचे तक खड्डा खोदा तो गया था 3-4 फुट का, लेकिन उससे आगे वो खोद नहीं पा रहे थे। कोई ना कोई रुकावट आ ही जा रही थी। अब महेश और उसके सारे दोस्त जब भी इनको समय मिलता, ये वहीं पर जाके खेलते। आमतौर पे ज़्यादातर क्रिकेट खेलते थे और बैट बॉल वगैरह स्कूल के छत पर एक छोटा सा स्टोर नुमा जगह थी, वहाँ पर ये छुपा कर रख देते थे, क्योंकि ये सबका साझा था और कोई भी ये नहीं चाहता था कि कोई दूसरा इसको किसी अपने घर लेके जाए। अब ये सिलसिला चलता जा रहा था और छुट्टियां आने वाली थी, लेकिन उससे पहले अब बारिशें काफ़ी ज़्यादा शुरू हो चुकी थी। बारिशें ज़्यादा शुरू होने की वजह से इनका खेलने का जो इंटरेस्ट था वो भी बढ़ता था, क्योंकि थोड़ा सा मौसम सुहावना हो जाता था। आज का दिन भी कुछ वैसा ही था, लेकिन काफ़ी दिनों से, या कह सकते हैं कि बाकी दिनों से काफ़ी अलग था। उसका कारण क्या था? बारिश धीमी-धीमी पड़ रही थी। स्कूल से इनको जल्दी छुट्टी हो चुकी थी और महेश अपने दोस्तों के साथ, इनमें से इनका सबसे जो बेस्ट फ्रेंड था वो था सिद्धार्थ और दूसरा था सतवंत। महेश के जो दोस्तों में से काफ़ी जो करीबी दोस्त थे वो थे सतवंत और सिद्धार्थ। अब ये सारे जाने खेलने के लिए चले जाते हैं, हल्की-हल्की बूंदाबांदी में क्रिकेट खेलते हैं। काफ़ी ज़्यादा मौसम अच्छा बना था, लेकिन देखते-देखते क्या होता है कि बादलों के ज़्यादा गहरे होने की वजह से शाम होनी शुरू हो जाती है। अब खेलते-खेलते जो बॉल है वो चले जाती है उस खड्डे में, जहाँ पर टंकी का निर्माण कार्य करना था। उस खड्डे में भरा हुआ था पानी। सतवंत जाता है बॉल को लेने के लिए। अब ये अपने बातों में लगे हुए हैं। अचानक से सतवंत की आवाज़ आती है, सिद्धार्थ धक्का मत मार। और सतवंत ये कहते हुए खड्डे में गिर जाता है। उसको देखकर सारे जाने हंसने लग पड़ते हैं और वो भी खड्डे की ओर जाते हैं। जब वो देखते हैं कि सतवंत के जो पानी है वो काफ़ी ऊपर तक नहीं आया, यानी कि खड्डा गहरा नहीं है, तो वो भी खड्डे में छलांग लगाते हैं और काफ़ी समय तक वहाँ पर नहाते हैं, एंजॉय करते हैं। अब जब बिल्कुल अंधेरा होने को होता है तो फिर सभी जल्दी से बाहर आते हैं। हालांकि सभी काफ़ी बुरी तरीके से गंदे हुए थे कीचड़ की वजह से, लेकिन परवाह किसे थी भाई, गांव का माहौल था। माँ बाप है, थोड़ा बहुत मारेंगे भी तो चलेगा, इतना कोई टेंशन लेता नहीं था। अब ये सारे अपने घर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। ये अपने घर जाते हैं, घर जाके कपड़े चेंज करते हैं, कुछ गालियां भी सुनते हैं अपनी माँ से कि भाई कपड़े इतने गंदे कर रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि किसी को क्या परवाह थी। अभी ये खाना खा के हटते ही हैं कि इनके दरवाजे पर अचानक काफी तेज खटखटाहट होती है। डर जाते हैं ये कि भाई इतनी तेज कौन खटखटा रहा है। जब इनके पेरेंट्स दरवाजा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि सतवंत के माँ बाप इनके दरवाजे के बाहर खड़े हैं, काफी ज्यादा घबराए हुए हैं, और पूछते हैं कि क्या सतवंत बेटा यहीं पे है। ये काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आंटी हम तो शाम को खेल के इकट्ठे निकले थे और सतवंत, हम सब अपने घरों की तरफ आ गए थे, सतवंत भी अपने घर की तरफ चला गया था। लेकिन बात क्या हुई है? अब वो हड़बड़ाहट में जल्दी से बाहर की तरफ चले जाते हैं इनके घर के, क्योंकि जो सवाल लेकर ये यहाँ पर आए थे उसका जवाब तो उनको मिल चुका था। लेकिन कुछ ही समय बाद सारे गांव में कुतूहल हो जाता है। सबको, सबके गांव में, सबके घरों में बस यही होता है कि सतवंत गया कहाँ पे। अब फिर टोली बनाई जाती है और अलग अलग टोलियां बनाकर उसको ढूंढा जाता है। सतवंत के बारे में फिर महेश और उसके दोस्त कहते हैं कि हम जब निकले थे तो आखिरी बार हमने सतवंत को उस खड्डे के पास देखा था, क्योंकि हमने वहां पर नहाया था। उस स्कूल के आसपास सभी जगह पे देखा जाता है, लेकिन कहीं पर भी सतवंत मिलता नहीं। रात काफी हो चुकी थी तो हम अभी बच्चे थे, हमको घर वापस भेज दिया जाता है, हमारी माता, हम सब घर वापस आ जाते हैं। लेकिन ये रात शायद आखिरी रात थी कि जब गांव में कुछ सुकून था। हालांकि कौतूहल बढ़ चुका था, अनहोनी होने की संभावना तो थी, उसकी जाग उठती।
लेकिन सुबह महेश की जो जाग है वो काफ़ी ऊँची-ऊँची चीखों-पुकार से खुलती है। महेश उठता है, उसके माँ-बाप घर नहीं होते, वो भागा-भागा घर के बाहर जाता है। घर के गाँव के बाहर काफ़ी भीड़ थी। पूछने पर पता लगता है कि सतवंत की लाश मिली है, उसी खड्डे से। महेश जब ये बात सुनता है, उसकी तो आँखें खुली की खुली रह जाती हैं कि ऐसा हो कैसे सकता है। हमें 110% याद है कि सतवंत हमारे साथ ही निकला था उस खड्डे से। फिर वो उस खड्डे में वापस गया कैसे? लेकिन इसका जवाब अब देने के लिए सतवंत जिंदा नहीं था। महेश भागा भागा उस खड्डे की तरफ जाता है, स्कूल की तरफ जाता है। वहां पर काफी ज्यादा भीड़ थी। पुलिस को फोन कर दिया गया था, एम्बुलेंस आ गई थी। और जब खड्डे से उसका शरीर निकाला जाता है सतवंत का, बिल्कुल उसका शरीर सफेद पड़ा था और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी, आंखें खुली हुई थी। महेश तो ये देखकर ऊंची ऊंची रोने लग पड़ा। कल जिसका जिगरी दोस्त वो उसके साथ खेल रहा था, आज उसकी लाश की ये हालत। काफी ज्यादा माहौल गमगीन बना हुआ था। लेकिन एक बड़ी अजीब बात होती है जब उस खड्डे को खोदा जाता है। लेकिन बड़ी एक अजीब बात होती है, जब लोग निकाल रहे थे खड्डे से सतवंत की लाश को, तब अचानक से उनका हाथ लगता है खड्डे के तय की तरफ और वो उसको खोदने के लिए कहते हैं। अब किसी को समझ नहीं लग रहा था कि जो खड्डे के बीच में लोग हैं वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। खड्डे का पानी निकाला जाता है और खड्डे को और गहरा खोदा जाता है। जैसे ही खड्डे को और गहरा खोदा जाता है तो वहां पर निकलता है एक और कंकाल। एक बच्चे का कंकाल लग रहा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सतवंत की लाश निकलने के बाद वहां पर ये कंकाल था किसका? ये सारे गांव के लिए सवालिया निशान था, क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये कंकाल किस बच्चे का हो सकता है। क्योंकि हमारे गांव में तो किसी के भी बच्चे के लापता होने की खबर आज तक मिली ही नहीं। ना ही आज मिली है, ना ही आज से कई साल पहले तक मिली है। फिर ये बच्चे का कंकाल हो किसका सकता है? खैर, अब एम्बुलेंस आती है, वो सतवंत की लाश को लेकर जाया जाता है और उसके बाद वो कंकाल को भी निकाल कर ले जाया जाता है। अब हमें ज्यादा समय वहां पर रुकने नहीं दिया जाता और हमें कहा जाता है कि जल्दी से घर वापस जाओ। महेश अपने घर वापस जा रहे थे और वो देखते हैं कि रास्ते में सिद्धार्थ अपने घर के बाहर खड़ा है, वो कांपे जा रहा है। जब महेश बात करता है कि सिद्धार्थ, या तुझे पता लगा? तो सिद्धार्थ रोते हुए कहता है कि हाँ यार, सतवंत का मुझे पता लगा, बड़ा दुख हुआ सुनकर। तो महेश कहता है, यार मुझे एक बात बता, जब तूने सतवंत को धक्का मारा था उसके बाद हम सब खेले थे और उसके बाद तो हम सब अभी ये बात कर ही रहा होता महेश। तो सिद्धार्थ कहता, रुक रुक रुक, किसकी बात कर रहा है? किसने धक्का मारा था और कौन खेले थे? किसकी बात कर रहे हो? तो महेश कहता है कि भाई, जब हम वहां पे खेल रहे थे क्रिकेट तो सतवंत को तुमने तो धक्का मारा था। तो सिद्धार्थ कहता है कि भाई मैं तो कल आया ही नहीं हूँ, मैं तो कल छुट्टी पर था। मेरा तो बुखार से इतना बुरा हाल था, मैं तो देख अभी भी कम जा रहा हूँ, मैं कैसे हो सकता हूँ वहां पर? महेश अब याद करता है कि यार ये बात तो ठीक है, लेकिन जब सतवंत को धक्का लगा था उस खड्डे में तो सतवंत ने कहा था, सिद्धार्थ यार धक्का मत मार। और हम खेल खेल में इतना ज्यादा व्यस्त हैं कि हमने तो ये सोचा ही नहीं कि सिद्धार्थ तो हमारे साथ है ही नहीं। हमारे साथ तो सतवंत था और बाकी दोस्त थे। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सतवंत ने सिद्धार्थ को आवाज लगाई? क्या सिद्धार्थ वहां पर आया था? क्या सिद्धार्थ झूठ बोल रहा है? ये सब करने के लिए सिद्धार्थ की उम्र इतनी बड़ी थी नहीं कि वो कुछ इस तरीके की साजिश करे। और साथ के साथ ही सतवंत और सिद्धार्थ की दोस्ती तो मुझसे भी ज्यादा बढ़कर थी। और फिर भी महेश अपनी तसल्ली के लिए पूछता है कि कल फिर जब स्कूल तो आया नहीं तो दवाई लेने कब गया था? तो सिद्धार्थ वैसे सारी बात बताता है कि भाई गांव के डॉक्टर के पास दवाई लेने गए थे। अब महेश इस चीज को पता करने के लिए जब जाता है उस डॉक्टर के पास, क्लिनिक जो होता है गाँव का, तो वो भी बताता है कि हाँ सिद्धार्थ आया था, उसके माँ बाप दोनों सिद्धार्थ को लेकर आए थे और उसको बुखार काफी था। यानी कि महेश को इस चीज की कंफर्मेशन हो चुकी थी कि अब सिद्धार्थ इस चीज में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन फिर से वही सवाल कि सतवंत को जब धक्का लगा तो उस समय उसने ये क्यों कहा कि सिद्धार्थ यार मत कर? और दूसरी बात, धक्का लग गया चलो ठीक, उसके बाद हम कम से कम 1 घंटा उस खड्डे में खेले हैं।
हमारे साथ सतवंत था, कुछ तब की बात नहीं, और खड्डे से सतवंत भी उसी समय निकला जब हम निकले हैं। घर को चलने के लिए भी हम तब तैयार घर को चलने के लिए भी हम सब तैयार हुए हैं। उस स्कूल के गेट से बाहर भी हम साथ में निकले हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि सतवंत उस खड्डे की तरफ वापस आ गया? कहीं न कहीं ये सवाल अब सतवंत के साथ ही मर चुका था। गाँव में जैसा मैंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा गमगीन माहौल था, और बाकी जैसे सतवंत के माँ-बाप का तो क्या कहना, उनकी तो हालत ही बहुत ख़राब थी। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है? स्कूल को टेम्परेरी तौर पर वो वैसे ही बंद था, बड़ा स्कूल भी टेम्परेरी तौर पर बंद हो चुका था। और गर्मी की छुट्टियाँ हालाँकि आने वाली थी, उसकी वजह से तो वैसे भी 2-3 महीने बंद रहना ही था स्कूल। लेकिन ख़ास तौर पर ये छोटे स्कूल की ग्राउंड, इसको तो एक किस्म से सील कर दिया गया था कि कोई भी यहाँ पर दिन के समय में भी खेलने नहीं जाएगा। और जो बड़ा स्कूल था, उसमें इतने स्टूडेंट थे नहीं, तो एक खुली सी ग्राउंड थी दूसरी, वहाँ पर ये क्लासेस लग रही थी, जब तक छुट्टियाँ होनी थी। क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि एक दहशत का माहौल बने स्कूल्स को लेकर। अब गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं, स्कूल बंद होते हैं, धीरे-धीरे माहौल में थोड़ी-सी फिर से आसानी आने लग पड़ती है, माहौल सुधरने लगता है। लेकिन फिर भी ये हमारे लिए सदमे से कम था नहीं, क्योंकि हमारा जिगरी दोस्त जा चुका था और उसकी मौत का कारण किसी को पता था ही नहीं। अब धीरे-धीरे जो माहौल है वो ठीक होता जा रहा था। लेकिन शायद उस रात ने माहौल को कुछ अजीब सा ही कर दिया। आज महेश के साथ जो होने वाला था, महेश ने उसके बारे में कभी ज़िंदगी में सोचा तक नहीं था। ऐसा भी क्या हुआ, महेश अपने कमरे में सो रहा था। रात के समय का काफ़ी रात हो चुकी थी। अचानक से महेश को खिड़की के पास कुछ ऐसा लगता है कि कोई चीज़ को खुरेद रहा है दीवार के साथ। महेश को लगता है कि पता नहीं कोई जानवर होगा, कोई क्या होगा। वो खिड़की को खोलता है, जैसे ही वो खिड़की को खोलता है, वो तो दंग का दंग रह जाता है। वो तो झटके से पीछे होता है, क्योंकि उसके सामने खड़ा था सतवंत। उसकी आंखें बिल्कुल वैसे ही सफ़ेद थी, चेहरा वैसे ही सफ़ेद, मुँह से उसके खून निकल रहा था। वो कुछ बड़बड़ाए जा रहा था, और जो खिड़की थी, महेश के कमरे की खिड़की थी, वो काफ़ी ऊँची थी। उनका घर काफ़ी ऊँचाई पर, मतलब उसकी नींहें काफ़ी ऊँची थी, और खिड़की कम से कम 7 फीट ऊँची थी। अब जो सतवंत था, उसकी हाइट तो छोटी थी बच्चा होने की वजह से, लेकिन वो दोनों हाथों से खिड़की को पकड़ कर खड़ा था, या कह सकते हैं कि झूल रहा था, और इसकी तरफ देख के, महेश की तरफ देख के मुस्कुराया जा रहा था। कुछ समय बाद वो आवाज़ फिर से आने लगती है। अब महेश को पता लगता है कि वो आवाज़ कौन सी थी। वो अपने दूसरे हाथ से दीवार को कुरेदने लगता है, और उसके नाखून काफ़ी बड़े-बड़े थे। अब जो वो बड़बड़ा रहा था ना, वो हल्का-हल्का महेश को समझ आ रहा था। वो कह रहा था कि मेरे साथ खेलो, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। इतना कहते ही वो एक बहुत ऊँची सी चीख मारता है। जब वो ऊँची चीख मारता है, तो महेश की चीख निकल जाती है, और वो भागता-भागता अपनी माँ के कमरे में जाता है। आज इनके पिता घर पे नहीं थे, वो खेतों में गए थे। इनकी बड़ी बहन इनकी माँ के साथ ही थी। जब वो अपनी माँ को सारी कहानी बताते हैं, तो उनकी माँ भी भागी-भागी आती है, और वो देखते हैं कि खिड़की की तरफ कोई था ही नहीं। माँ इनको कहती है कि तुम्हारा वहम होगा, कोई डरावना सपना तुमने देख लिया होगा। वैसे भी माहौल जो है वो कुछ ठीक नहीं है, और इसमें वो तुम्हारा था भी जिगरी दोस्त, उसकी वजह से हो सकता है कि तुम्हें ये डरावना सपना आया हो। आज रात मेरे लिए अच्छी नहीं थी, इसलिए फिर मैं माँ के कमरे में ही सो गया। इंतज़ार हो रहा था कि जल्दी से सुबह हो, ताकि ये रात का डर निकले। अब अगले कुछ दिन मैं अपने कमरे में सो ही नहीं पाया, क्योंकि ना सिर्फ वो जो दृश्य मुझे दिखा था, वो दृश्य मुझे सपने में भी दिखता था। आए दिन सतवंत मुझे मेरे पास खड़ा होके उसी रूप में, जिस रूप में मैंने उसकी लाश देखी थी, तो वो कहता था कि मेरे साथ खेलो, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। लेकिन मुझे पता था कि वो सतवंत हो ही नहीं सकता, क्योंकि सतवंत अब जा चुका है। ये मेरा वहम है। इस चीज़ को मैं अपने दिमाग में बसा चुका था, दिल में बसा चुका था। लेकिन एक चीज़ है कि जो मैंने उस खिड़की में देखा, वो तो बिल्कुल सच था, वो सपना हो नहीं सकता था। क्या था कारण कि वो मेरे पास नहीं आ सका? मैं इस चीज़ की वजह समझता हूँ कि मेरे गले में तुलसी माता की माला थी। शायद यही कारण था कि वो मेरे पास आ नहीं सका, जिसकी वजह से मेरी रक्षा होगी। अब तो मेरे मन में ये चीज़ पक्की हो चुकी थी कि इसी माला की वजह से मेरा बचाव हुआ। हालाँकि मैंने ये बात जब अपने दोस्तों को बताई, उनमें से कुछ लोग विश्वास कर रहे थे और कुछ नहीं भी कर रहे थे। विश्वास करने वालों में सिद्धार्थ भी था।
लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था जब मैंने उसको ये बताया था कि तेरे आवाज़ लगाने की वजह से वो कह रहा था कि मैं खड्डे में गिरा हूँ। हमारे दोनों की हालत कहीं न कहीं एक जैसी बनी हुई थी, लेकिन हम इस चीज़ के राज का पर्दाफ़ाश कैसे करते कि आखिर सतवंत की मौत हुई कैसे है। ख़ैर अब जब दिन बीतते जा रहे थे, अब धीरे-धीरे वो जो ग्राउंड थी वो भी खुलने लगी, सब कुछ नॉर्मल होने लग पड़ा। अब हम सोचते हैं कि भई हम ग्राउंड में खेलें या ना खेलें, लेकिन फिर भी कई जो हमारे दोस्त थे उन्होंने बिल्कुल पक्का कर लिया था कि हम नहीं खेलेंगे। लेकिन हमारा खेलने का सामान वहीं पर पड़ा हुआ था। फिर एक दिन हम डिसाइड करते हैं कि क्यों ना मैं अपने 2-3 दोस्तों को साथ लेकर जाऊँ और वहाँ से बैट बॉल ले लेता हूँ। लेकिन कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था। हालाँकि सिद्धार्थ तैयार हो जाता है। वो कहता है कि भई मैं तेरे साथ चलूँगा। क्योंकि हम दोनों का जिगरी दोस्त था। हम डरते भी तो किससे, अपने दोस्त से। यही सोचकर हम जा रहे थे और अब जब हम स्कूल की तरफ जा रहे थे तो जब हम खड्डा देखते हैं तो फिर वो यादें, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। मेरी आँखें फिर नम हो जाती है कि इसी जगह हमारा जिगरी दोस्त मरा था। अभी उसकी उम्र ही क्या थी। लेकिन अब इस चीज़ को हम साइड पे होते हैं और उस सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं जहाँ पर ऊपर कमरे में हमारा बैट बॉल पड़ा था। अब हम सिद्धार्थ कहता है कि मैं लेकर आता हूँ। जैसे ही सिद्धार्थ ऊपर जाता है तो मुझे अजीब से तरीके की आवाज़ सुनाई देती है। ये बिल्कुल वैसी ही आवाज़ थी, जैसी आवाज़ उस रात मैंने सुनी थी। जैसे कोई लोहे को कुरेद रहा हो, किसी चीज़ को, ख़ास तौर पर लोहे जैसी हार्ड चीज़ को कुरेद रहा हो। मैं सिद्धार्थ को कहता हूँ कि सिद्धार्थ तुझे कोई आवाज़ सुनाई दे रही है? लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि नहीं, मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। आज बदकिस्मती थी कि आज फिर मौसम काफ़ी ज़्यादा बारिश वाला बना हुआ था जिसकी वजह से काफ़ी घने बादल छाए थे। दोपहर के समय में भी ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा शाम हो चुकी है। कुछ समय बाद जब मैं उस खड्डे की तरफ देखता हूँ मुझे एक आकृति दिखाई देती है। उस आकृति को मैं भूल कैसे सकता हूँ, क्योंकि वो आकृति मेरे दोस्त सतवंत की थी। वो मेरी तरफ देख के हँसे जा रहा था। मेरी तो उसकी तरफ देख के चीख निकल गई। अचानक से सिद्धार्थ कहता है कि क्या हुआ? तो मैं कहता हूँ कि देख यार सतवंत, उसके बड़े-बड़े नाखून हैं, वो हमारी तरफ देखे जा रहा है। सिद्धार्थ अभी बाहर की तरफ मुँह करके निकाल के कहता है कि भाई कहाँ की किसकी बात कर रहा है? तो मैं उसको खड्डे की तरफ इशारा करता हूँ। लेकिन अब खड्डे की तरफ कुछ था नहीं। अभी ये हम दोनों देख ही रहे थे तो सिद्धार्थ की चीख की आवाज़ आती है। जैसे ही उसकी चीख की आवाज़ आती है तो मैं उसको हाथ से खींच लेता हूँ। अब हम बाहर की तरफ भागते हैं और सिद्धार्थ कहता है कि मुझे किसी ने नाखूनों से पकड़ा। जैसे ही वो अपनी बाजू दिखाता है तो उसकी बाजू पर नाखूनों के निशान थे। जब हम उस स्टोर रूम की तरफ देखते हैं नीचे से ऊपर, हमें फिर सतवंत दिखाई देता है हंसता हुआ, और वो कुछ साथ में बड़बड़ाया जा रहा था। ये देख के तो हमारी चीखें निकल जाती है और अब हम भागते हैं स्कूल के बाहर की तरफ। लेकिन अचानक भागते-भागते सिद्धार्थ खड़ा हो जाता है, जैसे बुत होता है, जैसे जैसे उसको किसी ने हिप्नोटाइज़ कर दिया हो। मैं उसको हिलाए जा रहा हूँ कि भाई जल्दी भाग, सतवंत आ रहा है, सतवंत की आत्मा आ रही है। लेकिन वो तो जैसे बिल्कुल मूर्ति बना हुआ था। अब आस-पास की हवाएँ काफ़ी तेज़ चल रही थी और वातावरण में इस कदर डर फैल चुका था कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सिद्धार्थ के साथ खड़ा रह सकूँ, और सिद्धार्थ को तो खींचना तो बड़ी दूर की बात थी। अब फिर से मुझे इस चीज़ का आभास हो रहा था कि हो ना हो, कहीं न कहीं ये जो माला है मुझे बचा रही है। मैं अब ज़्यादा देर नहीं लगाता और मैं भागता हूँ। मैं घर की तरफ भागता हूँ और जाके सारी कहानी बताता हूँ। पहले तो मुझे काफ़ी डाँट पड़ती है कि तुम उस तरफ गए क्यों? लेकिन फिर जल्दी से मेरे घर वाले जाके गाँव वालों को एकत्रित करते हैं और हम सब उस स्कूल की तरफ भागते हैं। जब हम उस स्कूल की तरफ सभी जाते हैं तो वहाँ पर सिद्धार्थ था नहीं और रात का समय हो चुका था। अब पंडित जी को आनन-फानन में बुलाया जाता है। पंडित जी के हाथ में एक जल था, डिब्बी थी, उसमें जल था, कुछ मोली थी। अब ढूँढने लग पड़ते हैं सिद्धार्थ को। कुछ समय बाद देखते हैं हम कि सिद्धार्थ स्कूल के कमरे में दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठा हुआ है और कुछ अजीब से तरीके से बड़बड़ाया जा रहा है। उसके बड़बड़ाने की ये चीज़ सिर्फ मैं समझ रहा था। जैसे सतवंत बड़बड़ाया जा रहा था, ठीक उसी तरीके से वो भी बड़बड़ा रहा था। जैसे ही पंडित जी उस पर जल छिड़कते हैं, वो तो तड़पता है कि जैसे किसी ने उसको आग लगा दी हो। इतनी ऊंची-ऊंची वो चीखता है। उसकी जो चीख थी उस पर ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं कितने जानवर हैं जो उसके अंदर हैं।
बड़ी मुश्किल से उसको कंट्रोल किया जाता है। पंडित जी के पसीने भी उसको देखकर छूट चुके थे। अब पंडित जी कहते हैं कि जल्दी से इसको इसके घर लेके जाया जाए। बड़ी मुश्किल से इसको इसके घर लेके जाया जाता है। अब हम बच्चे थे, हमें तो ये सब उसके बाद देखने की इजाज़त नहीं थी। अब इस चीज़ को काफ़ी समय बीत चुका है। काफ़ी समय मतलब कम से कम 2 महीने बीत चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ पता नहीं लगा। लेकिन सिद्धार्थ अब ठीक हो चुका है। अब वो बिल्कुल पहले जैसा ही है। मुझे भी उसके बाद कभी सतवंत दिखाई नहीं दिया। गाँव में भी बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। लेकिन इन 2 महीनों के अंदर-अंदर सिद्धार्थ के साथ क्या हुआ? इसके बारे में तो जानना था। सिद्धार्थ को तो कुछ याद ही नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या। उसके लिए तो बस वही याद था कि जब उसे नाखूनों की एक स्पर्श लगा था और उसके बाद वो सब कुछ भूल चुका था। ये 2 महीने उसकी ज़िंदगी से मानो गायब ही हो चुके थे। अब उसके साथ क्या हुआ इन 2 महीनों में? इससे पहले मैं हमारे नए मेंबर जो चैनल जॉइन कर चुके हैं, गुरमीत वालिया जी को उनका स्वागत करता हूँ मेंबरशिप में। और बहुत जल्दी ही मोस्ट पॉसिबली इस वीकेंड में या नेक्स्ट वीक में आपको एक नई कहानी सुनने को मिलेगी जो मेंबर्स हैं हमारे चैनल के। तो अगर एक्सक्लूसिव स्टोरी सुनना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स तो मेंबरशिप को जॉइन कर सकते हैं। हालाँकि मैं इस चीज़ को परस्यू नहीं कर रहा क्योंकि अगर आप करेंगे तो तभी सुनाऊँगा, लेकिन जो भाई मेंबर जॉइन कर चुके हैं उनके लिए तो फिर कुछ ना कुछ हमें एक्सक्लूसिव कंटेंट देना पड़ेगा। तो जो भी सुनना चाहते हैं तो 29 मात्र 29 रुपए से मेंबरशिप स्टार्ट है। आप जाकर मेंबरशिप को जॉइन कर सकते हैं और आपको महीने में कम से कम 2 बार एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा जो हटके कहानियाँ होंगी इस रेगुलर चैनल की रेगुलर कहानियों से। तो चाहें तो चैनल को मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये कहानी का बिल्डअप पसंद आ रहा है तो जल्दी से आप इसको लाइक कर सकते हैं। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं कहानी के अगले पड़ाव की ओर। अब सिद्धार्थ को जब ये सारी बात बताई थी तो फिर सिद्धार्थ भी अपने माँ बाप से पूछने लग पड़ा कि भाई हुआ क्या, कम से कम मुझे पता तो लगे। बहुत ज़्यादा जोर देने पर जो सिद्धार्थ हमें बताता है वो ये है कि वो कहता है कि जब मुझे घर लेकर आया गया तो जैसे तुम्हें पता ही है कम से कम 4-5 लोगों ने मुझे कंट्रोल में किया था। लेकिन पंडित जी उस कमरे में कुछ मंत्रों से, कुछ मंदमौलियों की शक्तियों से सब कुछ अपना सेट कर चुके थे, जिसकी वजह से जब मैं कमरे में आया तो मैं अब इस हद तक कंट्रोल में आ चुका था कि मैं किसी भी तरीके की दरिंदगी नहीं करूँगा। अब पंडित जी मुझसे सवाल पूछना शुरू करते हैं कि बता तू कौन है, लेकिन मैं बताने के लिए तैयार ही नहीं था। पंडित जी ने यह संकल्प किया था कि जब तक तू ठीक नहीं होगा तब तक मैं कुछ खाऊं पीऊंगा नहीं और तू भी कुछ खाए पिएगा नहीं। हफ्ता 10 दिन ये चलता रहा, लेकिन हमारी शक्ति जो है वो धीरे धीरे कमजोर होने लग गई। पंडित जी को पता था कि अगर वो खाए पिएंगे नहीं तो उनकी जान को तो खतरा है, लेकिन वो ये अच्छी तरह जानते थे कि अगर मैं नहीं खाऊं पीऊंगा तो मेरे अंदर का जो भी प्रेत है वो धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। और वो बिल्कुल ठीक थे। रही बात पंडित जी की, तो वो अपने इतनी भक्ति में उनकी शक्ति थी कि वो काफी समय तक कंट्रोल कर सकते थे और उन्होंने किया भी। अब जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे मेरे अंदर के प्रेत की शक्तियां भी कमजोर होती जा रही थी। अब आज नहीं तो कल उसको बताना ही पड़ना था कि वो कौन है और वो मेरे यानी सिद्धार्थ पर क्यों आया, क्यों उसने सारे गांव को तंग करके रखा है। अब ये बात आती है 2 महीने बाद। 2 महीने बीत जाते हैं इस चीज को, लेकिन 2 महीने तक ये डेडलॉक रहता है। जब मेरे अंदर का प्रेत पूरी तरह कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि पंडित जी ना सिर्फ मुझे भूखा रख रहे थे, खुद भी भूखे रख रहे थे, बल्कि वो पाठ पूजा भी किया करते थे और उसकी वजह से उनकी तो कम से कम शक्ति जो थी बरकरार थी। लेकिन मैं तो बिल्कुल पूरी तरह से जैसे सूख कर हड्डियों का ढांचा ही बन चुका था। आज तक मैं सही तरीके से रिकवर नहीं कर पाया, लेकिन वो अच्छी तरह जानते थे कि मैं मरूंगा नहीं। अब भाई तुझे पता है ना कि जब सतवंत की लाश मिली थी उसके साथ एक कंकाल निकला था और सबने सोचा था कि इस बच्चे का कंकाल, हमारे गांव में तो काफी समय से किसी बच्चे के गुमशुदा होने की खबर है ही नहीं, तो हो सकता है कि ये जो कंकाल है हमारे गांव में से किसी का ना हो। लेकिन वो हमारे गांव में से ही था किसी का, वो हमारे गांव में से ही कंकाल था। और ये जो सब कुछ हुआ ये शुरुआत भी वहीं से हुई और इसका सबसे पहला जो शिकार बना वो सतवंत बना। काश ऐसा ना होता, काश वो खड्डे की तरफ ना जाता।
और तुझे पता है कि जो सिद्धार्थ की आवाज लगाई थी सतवंत ने, वो भी इस प्रेत ने लगाई थी। और तुझे पता है जो सिद्धार्थ नजर आया था मेरे रूप में सतवंत को, जब वो कह रहा था कि सिद्धार्थ सिद्धार्थ मत दे यार धक्का, वो प्रेत मेरे रूप में उसको नजर आया था। इसलिए तो वो मेरे पर हावी हुआ था। इस चीज का पता नहीं कि क्यों हुआ था, लेकिन हुआ था। अब पता लगता है किस्सा कि क्या सतवंत क्यों मरा और वो कंकाल था किसका। ये कंकाल आज से तकरीबन 40 साल पहले एक परिवार के बच्चे का था। जिसका कंकाल था उसका नाम था हरि प्रसाद। वो जब पैदा हुआ तो वो काफी बीमार रहता था और अपाहिज भी था। अभी सिर्फ वो 2 साल का ही तो था। उसकी माँ चल बसी। उनके पिता अपने बच्चे से काफी प्यार करते थे, लेकिन कुछ समय बाद उनको शादी करनी पड़ी। अब जो हरि प्रसाद की सौतेली माँ आई, वो बच्चे से प्यार नहीं करती थी। वो प्यार करना तो दूर की बात, अपने बच्चे से काफी ज्यादा नफरत करती थी। इसी वजह से हरि प्रसाद के पिताजी भी काफी ज्यादा परेशान रहते थे कि उनकी शादी करने का मेन रीजन भी यही था कि भाई मेरे बच्चे की परवरिश हो जाएगी। लेकिन वहां पर पासा तो उल्टा हो रहा था। जो वो चाहते थे वो हो नहीं रहा था। ये नफरत इस कदर तक बढ़ जाएगी, हरि प्रसाद के पिता ने सोचा नहीं था। जब हरि प्रसाद की उम्र 4 वर्ष के आसपास थी, तब उनके पिता ने शादी की थी। ये दुख सहते सहते, ये तसीहे सहते सहते हरि प्रसाद को अब 4 साल हो चुके थे, यानी वो 8 साल का हो चुका था। हरि प्रसाद के एक भाई भी हुआ था, सुतेला भाई। जब से उसका भाई हुआ था, उसकी माँ तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। जहाँ उसे 2 समय का खाना मिल जाता था, अब तो उसके भी लाले पड़ चुके थे। पिता भी क्या करते, पिता भी सारे दिन घर के बाहर रहते थे। जब वो आते तब तो हरि प्रसाद का ध्यान रखते, लेकिन जब वो नहीं होते तो उसके बाद तो हरि प्रसाद की शामत आती थी। इस चीज के बारे में उनके पिता को पता तो था, लेकिन इस कदर तक बात बढ़ जाएगी शायद ये नहीं पता था। एक बार हरि प्रसाद की माँ, सौतेली माँ, उनको इतना मारती है कि हरि प्रसाद की जान निकल जाती है। हरि प्रसाद की माँ डरते डरते खड्डा खोदती है इसी जगह पर जहां पर कभी उनका घर होता था। आज तो स्कूल है ना, लेकिन घर होता था। वो खड्डा खोदती है और हरि प्रसाद को उस खड्डे में ही दफना देती है। जब हरि प्रसाद के पिता आते हैं, उनको जब हरि प्रसाद नजर नहीं आता तो वो पूछते हैं कि हरि प्रसाद कहाँ गया, लेकिन उनकी माँ कहती है कि मुझे नहीं पता कहाँ गया, मैं तो अपने काम में बिजी थी, मैं अपना काम कर रही थी, मुझे नहीं पता कहाँ गया। उन्हें किसी तरीके का कोई संतोषजनक जवाब मिलता नहीं। काफी दिन तक वो ढूंढते रहते हरि प्रसाद को, लेकिन उन्हें हरि प्रसाद मिलता नहीं। मिलता भी कैसे, वो तो था जमीन के 6 फीट नीचे। उन्हें कानों कान भनक तक नहीं हुई कि हरि प्रसाद के साथ ऐसा हुआ है। उसकी माँ ने, सौतेली माँ ने भनक तक नहीं लगने दी, लेकिन इस चीज का हरि प्रसाद के पिता पर काफी बुरा असर पड़ा था। वो अपने बेटे का सदमा झेल नहीं पाए। उन्हें तो यही पता नहीं लगा कि वो जिंदा है भी नहीं, और एक दिन वो उसी दुख में चल बसे। उसके बाद उसकी माँ ने इस घर को बेचा और कहीं और जगह शादी कर ली, और ये घर धीरे धीरे खंडर बनकर टूट गया। और उसके बाद बना स्कूल, और ये खड्डा भरा गया था जब 6 फुट नीचे। उसी हरि प्रसाद की आत्मा, उसी हरि प्रसाद का कंकाल था। पता नहीं जब सतवंत वहां उसके पास गया तो कैसे वो कंकाल में प्रेत जो दफन था वो दोबारा से जागृत हो गया, और उसने सबसे पहला शिकार बनाया सतवंत को। उसकी दूसरी कोशिश थी तुम, यानी कि महेश, लेकिन वो किसी तरीके से बचता आ रहा था। शायद वही बात है कि वो माला, वो तुलसी की माला किसी भी तरीके से बचाई जा रही थी। अब जब ये सारी बात पंडित जी को पता लगती है तो फिर उसके बाद पंडित जी ये बात बताते हैं गांव वालों को, और जो उसकी अस्थियां होती हैं वो जहां पर लेकर गए थे हॉस्पिटल वाले, वहां से उसकी अस्थियों को लेकर उनको अच्छे तरीके से उनका संस्कार किया जाता है, फिर उसको बहाया जाता है। ये बात तो बच्चा होने की वजह से हम किसी को पता नहीं थी, लेकिन अब जब सिद्धार्थ ये सारी हमें बात बता रहा था तो फिर हमें ये बात पता लग रही थी।
एक छोटी सी गलती, एक पुराना राज, या कह सकते हैं कि एक पुराना जुर्म किया किसी ने, भुगता किसी और ने। जिसने वो जुर्म किया, वो दो मौतों का कारण बने, हरिप्रसाद और उसके पिता। और 40 साल बाद उसके उसी कृत्य से एक तीसरी मौत हुई और चौथी मौत होते होते बची। आप देख रहे हैं कैसे माया जाल है इस संसार का। किसका किसकी करनी किसको भरनी पड़ती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। सिद्धार्थ उसके बाद बिल्कुल ठीक था। कभी भी उनको सतवंत की आत्मा दोबारा नजर नहीं आई। क्या वो सतवंत की आत्मा थी भी, या वो उसी बच्चे का प्रेत था जिसने सतवंत की जान ली थी और वो चाहता था कि उसकी जो मंडली है वो और बढ़े। उसके बाद से वो जो स्कूल है उसको बिल्कुल सील कर दिया गया। उस ग्राउंड में किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। कहा जाता है कि आज भी वो स्कूल वैसे का वैसे ही खंडहर है। ना ही वहां पर कोई इमारत तामीर हो सकी, ना ही कोई टंकी बन सकी। इस घटना के बाद तो बिल्कुल नहीं। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो जल्दी से इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा।